नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में जो पेपर सेट है वह पेपर सेट हम देख रहे हैं। इन पेपर सेट में हम जो है पूरे पीवाईक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं और हमने लगभग इस पर 6 वीडियो देखे हैं और आज का यह अगला वीडियो बनने जा रहा है। तो यह आज यहाँ से प्रारंभ होता है कि पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और कहा जाए तो वीडियो यानी प्रश्न प्रारंभ करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे चैनल से जुड़कर निःशुल्क पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, जैसे कहा जाए तो इसी चैनल पर हमने कहानी, कविता, कुछ उपन्यास, नाटक, पूरे निबंध और यूनिट 10 की भी कुछ रचनाएं पूरे लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति इसी चैनल पर प्लेलिस्ट उपलब्ध है। वह भी निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है। तो ऐसे ही पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं यस की प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, कविता की भाषा विरोधाभास ही कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, यानी कविता की भाषा विरोधाभास की भाषा होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है देखो, क्लिंट बुक्स का कथन है। क्लिंट ब्रुक्स का कथन है यह। और उनकी क्लिंट ब्रुक्स की अन्य जो क्लिंट ब्रुक्स जो है वह विरोधाभास सिद्धांत के प्रवर्तक है या निर्माण करता है। इनकी अन्य रचना है मॉडर्न पोएट्री एंड ट्रांजिशन 1939 में प्रकाशित हुआ है। इनकी अन्य पुस्तक है दी वेल राउंडर 1947, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री 1948, द अंडरस्टैंडिंग फिक्शन 1943, ए अंडरस्टैंडिंग ड्रामा 1947। यह जो है यह क्लिंट ब्रुक्स की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, जेही पंखी के नियर होई कहे बिरह के बात, सोई पंखी जाई रही तरीवर होई निपात। इस दोहे में प्रयुक्त है। इस दोहे में क्या क्या प्रयुक्त है? तो इस दोहे में संवेदना अभिव्यक्ति रूप दिखाई देता है इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? तो अमृतलाल नागर द्वारा रचित कौन सी रचना नहीं? तो यहाँ पर जो है अर्धनारीश्वरी, यह अमृतलाल नागर की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित, यानी परीक्षा गुरु में कौन से विषय को चित्रित किया है? तो परीक्षा गुरु में जो यहाँ पर है, परीक्षा गुरु में यहाँ पर प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण का लूट बताया गया है परीक्षा गुरु उपन्यास में, जो श्रीलाल शुक्ल का है। और रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु उपन्यास को प्रथम उपन्यास माना है। अगला प्रश्न है जो कमलेश्वर की कहानी राजा निर्बंसिया से है। जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक स्थिति, मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी राजा निर्बंसिया है, जो 1957 में प्रकाशित कहानी है। कमलेश्वर की अन्य कहानियाँ भी यहाँ पर है, देखो हम पढ़ते हैं। राजा निर्बंसिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1967, बयार 1973, आदमी मुबारक 2002। कमलेश्वर की यह कहानियाँ हैं। कमलेश्वर जो है समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है। समांतरण कहानी आंदोलन के राजा निर्बंसिया की कहानी के पात्र है जगपति, चंदा, जगपति की माँ दयाराम और कंपाउंडर बच्चन सिंह है। और एक बात बताना चाहता हूँ, जो राजा निर्बंसिया कहानी के अंतर्गत और एक राजा और रानी की कहानी चलती है जिसको माँ सुनाया करती है इस वाक्य से उस कहानी को प्रारंभ किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है वह उपन्यास पंडित गौरी दत्त का 1870 में प्रकाशित हुआ है और इसको गोपाल राय ने प्रथम उपन्यास माना है। परीक्षा गुरु जो है वह श्रीनिवास दास का 1882 में, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का 1886 में, निशा हिंदू राधा कृष्ण दास का 1890 में। यह क्रम सही है। अभी यहाँ से
स्थापना और तर्क के क्वेश्चन प्रारंभ होते हैं। स्थापना पढ़ता है कि कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पाद बेचने के कारण उससे अजनबी हो जाता है। उसका तर्क क्या है, कारण क्या है? क्योंकि अपने उत्पाद को पूंजीवादी सत्ता के हाथ बेचना ही व्यक्ति की मजबूरी होती है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर दोनों कथन सही है। कल हमने यह कामायनी के सर्गों का देखा था। शायद ये अष्टछाप का भी कल देखा था। शायद आज हम बहुत पहले से देख रहे हैं। यहाँ से देखेंगे, अभी जाने दो, जो देखा वह डबल क्यों ना। ये भोलाराम का जीव, यहाँ से हम आगे देखेंगे। भोलाराम का जीव कहानी के विषय है। अभी भोलाराम का जीव कहानी के विषय कौन से है? तो इसमें है, देखो, भ्रष्टाचार का अनावरण और उसके साथ सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति, यह भोलाराम का जीव के कहानी में संदर्भ है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन की दृष्टि के अनुक्रम है। अभी प्रकाशन दृष्टि से इन रचनाओं का सही क्रम पहचानना है हमें। तो उसका सही क्रम है शांति निकेतन से शिवालिक तक। यह 1967 में शिव प्रसाद सिंह की रचना है। और दूसरी परंपरा की खोज, यह नामोर सिंह की रचना 1967 में प्रकाशित होती है। साहित्य और चिंतन, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी। साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी। यह राममूर्ति त्रिपाठी की कहानी है। रचना है 1997 में प्रकाशित होती है। योमकेश दरवेश की 2010 में प्रकाशित कहानी, रचना है विश्वनाथ त्रिपाठी की। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु मंडल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? यानी यहाँ पर कौन सा निबंध जो रामायण समय जो है, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा हुआ निबंध है। अगला राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं। अभी राग दरबारी उपन्यास में क्या क्या व्यक्त हुआ है? तो यहाँ पर देखो, राग दरबारी उपन्यास में ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना की गई है। और उसके बाद कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति, यह दो राग दरबारी उपन्यास में चित्रित हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राम रावण के युद्ध को रूपांतरित करने के लिए निराला ने, अभी राम रावण के युद्ध को रूपांतरित करने के लिए निराला ने संस्कृति पद, मैत्रीनाद योजना, अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है। अभी निराला की कृतियाँ देखते हैं। निराला की महत्वपूर्ण कृतियाँ है यहाँ पर। तो निराला की महत्वपूर्ण कृतियों में अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936 और तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांधे काकली 1969 में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, फटिक भूमि पद कर पग छाया यह शोभा आती, राजती करी करी प्रति पद प्रतिमयी, वसुधा कमल बैठती साजती। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो यह काव्य पंक्तियाँ जो है, यह काव्य पंक्तियाँ सूरदास की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक का नाम द्वंद्ववादी तर्क समीक्षा, क्रिटिकल ऑफ डायलेक्ट्रिक रीजन है? तो यह जो इसका उत्तर जो है, यह द्वंद्ववादी तर्क समीक्षा, क्रिटिकल ऑफ डायलेक्ट्रिक रीजन 1960 में प्रकाशित है। और यह बीइंग एंड थिंकिंग 1943 सार्थ की रचनाओं के पुस्तक का नाम है। अभी आवारा मसीहा है। आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? तो आवारा मसीहा यह शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंगों का सही क्रम लगाइए। तो अरस्तु के जो त्रासदी के सिद्धांत है, उसके सही क्रम में है, देखो, कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना, गीत और दृश्य। यह जो है अरस्तु ने त्रासदी के सिद्धांत के अंग माने हैं। और इन अंगों का क्रम, यह क्रम सही है। कथानक, चरित्र, विचार, परियोजना, गीत और दृश्य। अगला है, अरस्तु ने
नहीं इसी का अंतर्गत है। अरस्तु ने महाकाव्य और दुकांत यह प्रश्न के अनुकरण का भेद माना है। यानी अनुकरण का भेद क्या क्या माना है अरस्तु ने, तो महाकाव्य, दुखांत और प्रहसन। अरस्तु काव्य के लिए छंद अनिवार्य नहीं मानते, यानी अरस्तु जो है काव्य के लिए छंद अनिवार्य नहीं मानता। अगला प्रश्न है, देवगिरी को जीत कर दिल्ली आने के बाद चामुंडराय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया था? तो वह पृथ्वीराज जो है वह रेवातट मृग के लिए, एक मिनट, ये देखा है हमने कल प्रश्न शायद। निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक है? तो प्रक्रिया पर वर्ड्सवर्थ इसका यह विचार है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से सही अनुक्रम है? तो प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से सही अनुक्रम में है, देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, परंपरा का मूल्यांकन 1981, हिंदी जाति का साहित्य 1986, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001। अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए है अगला प्रश्न, तो हम इसको सुमिलित करेंगे। इसमें है, देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है जातीय संगीत, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कवि और कविता, हजारी प्रसाद द्विवेदी का मेरी जन्मभूमि और विद्यानिवास मिश्र का फागुन के दिन, फागुन दुहिरे दीना। और यहाँ पर जो परिचय दिया है वह परिचय हम छोड़कर अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं, वह परिचय हम छोड़ देंगे। अगला प्रश्न पत्र यहाँ से प्रारंभ होता है। इसमें है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आज्ञा ने निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही, यानी आगे की रचनाओं का सही क्रम हमें यहाँ पर पहचानना है। और आगे की रचनाओं का सही क्रम है, देखो, आंगन के पार द्वार 1961, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973, नदी की बाँक पर छाया 1981। यह आगे की रचनाओं का क्रम है। आंगन के पार द्वार, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, नदी की बाँक पर छाया, यह जो क्रम है यह आगे की रचनाओं का सही क्रम है। अगला प्रश्न है, छायावाद के बारे में सही कथन है। अभी छायावाद के बारे में कौन से सही कथन है? तो छायावाद के बारे में जो, देखो, ये कथन सही है छायावाद के बारे में। छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहाँ तक तो रहस्यवाद ही अंतर्गत रहा है, यह एक है। और अगला है, मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद जन्म हुआ है। यह छायावाद के बारे में दो कथन सही है। अगला प्रश्न है, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। उपयुक्त संवाद गोदान में किस पात्रों के मध्य हुआ है? तो यह जो संवाद है गोदान उपन्यास में मालती और मेहता के बीच में यह संवाद हुआ है। और इसके गोदान के बारे में और थोड़ी सी जानकारी पढ़ेंगे हम यहाँ पर। यह मालती और मेहता कथन कहते हैं, मालती और मेहता का कथन है। मालती मेहता से कहती है, गोदान जो है 1936 में प्रकाशित होता है और ये प्रेमचंद मुंशी का उपन्यास, अंतिम उपन्यास है। इस उपन्यास के अन्य पात्र, अभी गोदान उपन्यास के अन्य पात्र है होरी, धनिया, झुनिया, गोबर, माता दाता दीन, गोविंदी, खन्ना, राय साहब और आदि। यह जो है गोदान उपन्यास के पात्र है। अगला है, मानस का उपन्यास में वर्णित है। एक मिनट रुकिए, बहुत गर्मी हो रही है हमारे यहाँ। मानस का हंस उपन्यास में वर्णित है। तो मानस के हंस उपन्यास में जो यहाँ पर दिया हुआ है, राम और काम का द्वंद्व दिया है, बिल्कुल सही है। अगला है, पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति, यह जो है तुलसीदास में दिखाई देती है। और यह दो ही यहाँ पर सत्य है मानस का हंस उपन्यास के बारे में, दो ही कथन। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। मानस का हंस जो 1972 में
प्रकाशित उपन्यास है अमृतलाल नागर का। यह उपन्यास तुलसीदास के जीवन एवं व्यक्तित्व पर आधारित है। अमृतलाल नागर द्वारा लिखित अन्य उपन्यास, अभी अमृतलाल नागर के अन्य उपन्यास है महाकाल 1947, सेठ बांकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नूपुर 1960, अमृता और विष 1967, सात घूंघट वाला मुकड़ा 1968, एकदा नहीं मिश्राइये 1972, नाचो बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन जो 1981 में प्रकाशित है और खंजन नयन यह तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। बिक्री तिनगे 1982, करवट 1985 और पीढ़िया 1990 यह अमृतलाल नागर के कालक्रमानुसार उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिर्फ गौण कल्पना की है? तो गौण कल्पना की यहाँ पर विशेषता है, देखो विखंडन, यह जो है गौण कल्पना की विशेषता है। अगला प्रश्न है, बाम भट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय है। तो बाम भट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय कौन सा है? हम पढ़ते हैं, उदात्त प्रेम तथा लोक संस्कृति का सजीव आसक्ति का अंकन, यह बाम भट्ट की आत्मकथा के सही उद्देश्य है। बाम भट्ट की आत्मकथा यह 1946 में प्रकाशित उपन्यास कृति है और यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य जो उपन्यास है वह है चारुचंद्र लेख 1963, पुनर्वा 1973, अनाम दास का पोता 1976 और जो बाम भट्ट की आत्मकथा 1946 में प्रकाशित है। बाम भट्ट की आत्मकथा के पात्र है बाम भट्ट, निपुणिका और निपुणिया। अगला प्रश्न है, यह एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। उपयुक्त वक्तव्य निम्नलिखित में से किस उपन्यास का है? तो यह जो है जिंदगी नामा उपन्यास से लिया हुआ है। जिंदगी नामा उपन्यास कृष्णा सोबती का है। कृष्णा सोबती के अन्य उपन्यास देखते हैं हम। जिंदगी नामा 1979 में कृष्णा सोबती द्वारा लिखित उपन्यास है। मित्रों मरजानी 1967, सूरजमुखी अंधेरी के 1972, दिलो दानिश 1993 और सरगम 2000 में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए, और इसको हम यहाँ पर सुमिलित नहीं, यहाँ पर ही है वो। विलियम वर्ड्सवर्थ की क्या कथन है? तो गद्य और काव्य की भाषा में भेद नहीं है। यह विलियम्स वर्ड्सवर्थ कहते हैं। टी.एस. इलियट कहते हैं कि सच्ची आलोचना का लक्ष्य कवि नहीं कविता है। यानी टी.एस. इलियट कहते हैं कि सच्ची आलोचना का लक्ष्य जो है कवि नहीं है, कविता है। और आई.ए. रिचर्ड कहते हैं कि मन आवेगों का तंत्र है। कॉलरिज कहता है कि गौण कल्पना वस्तु और रूप में स्थगित स्थापित होती करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा ईड़ा से सरलता से लग जाता है। तो यहाँ पर जो है कामायनी के बारे में उक्त पंक्तियाँ किसकी, यानी किस आलोचक ने कहा है? तो यह जो है जयशंकर प्रसाद ने कहा है। कामायनी यह जयशंकर प्रसाद की रचना है और यह जो है 1935 में प्रकाशित है और यह 15 सर्गों में है। और इसके 15 सर्गों के नाम हम फिर से देखेंगे। पहला सर्ग है चिंता और अंतिम है आनंद। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, क्रम, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, यह कामायनी के 15 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, मेरठ में सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया था, इस वाक्य से आरंभ वाली कृति है। तो यहाँ पर जो है देवरानी जेठानी की कहानी। तो पंडित गौरी दत्त के
अन्य उपन्यास देखते हैं। जो देवरानी जेठानी कहानी 1870 में प्रकाशित है, वामा शिक्षक 1972, भाग्यवती यह ईश्वरी प्रसाद का है जो 1977 में, और श्रद्धाराम फिलोरी का निसाई हिंदू 1890 में प्रकाशित होता है। यहाँ पर सुमिलित करना है हमें और सुमिलित करेंगे हम इसको। अब महाकवि की तर्जनी यहाँ कुबेरनाथ राय की रचना है। आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई का है। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा का है। राह किनारे बैठ यह शरद जोशी की रचना है। अगला प्रश्न है आकाशदीप कहानी के वर्ण विषय है। तो आकाशदीप कहानी के वर्ण विषय में क्या क्या आता है? यहाँ पर पिता की हत्या का प्रतिशोध और दूसरा है प्रच्छन्न प्रेम। यह दो आकाशदीप कहानी में सही है। अगला, एक मिनट रुकिए। अगला प्रश्न है सुखिया सब संसारा है, खाए आरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे आरु रोवे। इस कविता के सही प्रतिपाद्य है। तो इस कविता के जो सही प्रतिपाद्य है वह है, देखो, कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था, इसलिए उनमें उनमें इसे मुक्ति होने की तड़प थी, यानी संसार से मुक्ति होने की तड़प थी। और अगला जो है, दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी बेपरवाह, यानी दुनिया जो है नश्वर है, संसार जो है नश्वर है, फिर भी उसमें लिप्त हुए रहते हैं। निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो आर्य भाषाओं में कौन कौन शामिल नहीं, देखते हैं। तो आर्य भाषाओं में यहाँ पर जो है सिर्फ तुर्की जो है यह आर्य भाषा में नहीं आती है। तुर्की भाषा, तुर्की आर्य भाषा परिवार की भाषा, यानी तुर्की जो है तुरानी परिवार की भाषा है। और इसके अंतर्गत, यानी तुर्की परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती? तो चीनी, जापानी, द्राविड़ी, मुगली यह भाषा आती है। जबकि यूनानी, लैटिन तथा प्राकृत आर्य भाषा परिवार की है। यानी यूनानी जो है यह लैटिन तथा प्राकृत आर्य भाषा परिवार की भाषाएं हैं। अभी यहाँ पर जो कथन के प्रश्न आया है, एक अभिकथन देखते हैं। उत्तर आधुनिकता मानव यथार्थ की संपूर्णता की अवधारणा का खंडन करती है। कारण है इसका, क्योंकि मानव यथार्थ विखंडन बहुवाची और परिवर्तनशील है। तो इसमें जो है, इसमें दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है हरिवंश राय की आत्मकथा नहीं है। तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा जो है वह है, देखो, नीड का निर्माण फिर है, क्या भूलूं क्या याद करूं है, बसेल से दूर, आज के अतीत, यह जो है यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। आज के अतीत यह 2003 में प्रकाशित है। और यह जो आत्मकथा है भीष्म साहनी की आत्मकथा है। यह आज के अतीत यह भीष्म साहनी की रचना है। और हरिवंश राय बच्चन यह हलावाद के प्रवर्तक थे। उसके बाद इनकी हरिवंश राय बच्चन की 4 भागों में आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड का निर्माण फिर 1970, बसेल से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985। अगला प्रश्न है सुमिलित कीजिए। तो परीक्षा गुरु, यह जो पात्रों के साथ सुमिलित करना है हमें, और यहाँ पर हम करेंगे। परीक्षा गुरु का पात्र है लाला मदन मोहन। देवरानी जेठानी का पात्र है सर्वसुख बनिया की कहानी है। और शेखर जो है शारदा इसकी नायिका है। और गोदान की गोविंदी। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तो यहाँ पर तत्सम शब्द जो है, राय जो है वह तत्सम शब्द हमारा नहीं है, राय। अगला प्रश्न है आये जोग सिकावन पांडे पद से संबंधित सही तथ्य है। तो यहाँ पर जो है पद से संबंधित सही तथ्यों में हमारे परम धाम कृष्ण है और हम सब उन्हीं से, यानी जो सुधा आते हैं तो उसको गोपियाँ कहती है। उसके बाद जो है यहाँ पर दूध घी और भात खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं, यानी वो अन्न खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं मिटती है। अगला है शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिसकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है।
जायसी और उनकी पद्मावत के बारे में उपयुक्त कथन किसका है? तो यह कथन जायसी के बारे में किसने कहा है, देखते हैं। तो यह जो कथन है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न है, धरती धन अपना उपन्यास आधारित है। अभी धरती धन अपना उपन्यास किस किस पर आधारित है? तो इसमें है, देखो, पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ है, और उसके बाद जो है दलित जीवन पर आधारित है। स्वाधीनता आंदोलन पर इस पर नहीं है, और आपातकाल इस पर धरती धन्ना अपना उपन्यास में यह दो नहीं है। लेकिन यह दो यहाँ पर है, पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि यानी वो जो घोड़े वहाँ गाँव का चित्रण, और दलित जीवन पर आधारित है। धरती धन्ना अपना यह पंजाब ग्रामीण पृष्ठभूमि एवं दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। इस उपन्यास के लेखक जगदीश चंद्र है, और जगदीश चंद्र प्रगतिवादी उपन्यासकार है। जगदीश चंद्र यह प्रगतिवादी उपन्यासकार है, और इनकी कृति यानी जगदीश चंद्र के अन्य उपन्यास है, यादों के पहाड़ 1966, आधा फूल 1973, कभी न छोड़े खेत 1974, मुट्ठी भर कांकर 1974, टूटा लाट 1978, घास गोदाम 1985, नरक कुंड में वास 1994, लाड़ की वापसी 2000, जमीन तो अपनी थी 2001। अभी आवारा मसीहा में अगला प्रश्न है, यह आवारा मसीहा में शरद चंद्र का जन्म स्थान कहाँ है? तो शरद चंद्र का जन्म आवारा मसीहा उपन्यास में देवानंदपुर है। आवारा मसीहा यह 1974 में प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कार कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। यह जो है, यह इसका सही उत्तर होगा, प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है। यह कामायनी के अंतर्गत का ही है प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अस्तित्ववाद चिंतकों में से निम्नलिखित अस्तित्ववादी चिंतकों में से किसने सुपरमैन की कल्पना की है? तो सुपरमैन की कल्पना यहाँ पर फ्रेडरिक नीत्शे ने की है। अगला प्रश्न है, परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार परिवर्तन है। तो यहाँ पर परिवर्तन पंत के अनुसार नायक में है, जो 1924 में प्रकाशित यह पंत की कविता है, सुमित्रानंदन पंत की। यहाँ पर जो है कथन दिया है, कथन पढ़ते हैं। दरिदा की दृष्टि में पाठ अर्थ निरार्थन के लिए पाठक की मनोसंरचना उत्तरदायी है, क्योंकि पाठक की मानसिक बनावट अपने ढंग से अर्थ ग्रहण करती है, इसलिए पाठ के अर्थ का सामायिकरण संभव नहीं है। तो यह जो है, यह दोनों सही है, यानी स्थापना और तर्क यहाँ पर दोनों सही है। अगला उपन्यास है, तमस उपन्यास में वर्णित है। अभी तमस उपन्यास में क्या क्या वर्णित है? तो यहाँ पर जो है, तमस उपन्यास में विभाजन की पृष्ठभूमि है और सांप्रदायिक विद्वेष है, यानी बी और सी हमारा यहाँ पर सही होगा, बिल्कुल सही। तमस उपन्यास यह भीष्म साहनी द्वारा लिखित है, और इसमें जो है विभाजन की पृष्ठभूमि और सांप्रदायिक विद्वेष वर्णित है। तमस 1973 में प्रकाशित होता है, भीष्म साहनी का है। और भीष्म साहनी के अन्य उपन्यास झरोका 1967, कड़िया 1970, बसंत 1980, मायादास की माड़ी 1988, कुंतो 1993, नीलिमा नीलोफर 2000, यह भीष्म साहनी के उपन्यास है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंध का सही अनुक्रम। अभी विद्यानिवास मिश्र के निबंधों का सही अनुक्रम में चितवन की छाह 1953, आंगन के पंछी बंजारा मन 1963, परंपरा बंधन नहीं 1974, लागो रंगहरी 1985। राजा निर्बंसिया कहानी के पात्र। अभी राजा निर्बंसिया कहानी के पात्र कौन से हैं? तो बच्चन सिंह है, जगपति है, महेश पांडे नहीं है, और सरदारी लाल भी नहीं है, लेकिन वो बच्चन सिंह कंपाउंडर है, और जगपति जो कहानी का नायक है और चंदा का पति है। यह कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी है, जो 1957 में प्रकाशित होती है। और कमलेश्वर के अन्य कहानियां है, कस्बे का आदमी 1958,
खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1967, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2000। यह कमलेश्वर की कहानियाँ हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी जो है यहाँ पर जो है वह है कछुआ धर्म। कछुआ धर्म यह निबंध है, चंद्रधर शर्मा का ही लेकिन निबंध है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। अभी निर्मल वर्मा की यहाँ पर बादलों के घेरे कहानी नहीं है। बादलों के घेरे यह कृष्णा सोप्ती की कहानी है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो बाम भट्ट की आत्मकथा 1946, बाम भट्ट की आत्मकथा 1946, महिला आंचल 1954, कमरे अंधेरे बंद कमरे 1961 और राग दरबारी 1968। अगला प्रश्न है, समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होता है। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तरह तह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझा जाता है। तो इसका जो उत्तर है यह भाव मनोविकार के अंतर्गत आते हैं यह निबंध। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जेही न मित्र दुख होई दुखारी, तीन ही विलोकत पातक भारी। उपयुक्त चौपाई का अर्थ है, तो इस चौपाई का अर्थ है देखो, जो मित्र दुख के दुखी नहीं होता है, जो मित्र दुख को देखकर दुखी नहीं होता, दुख नहीं होता उसे पाप है। और अगला जो है वह है, मित्रता का निर्वहन करने वाले को देखना भी पाप है, यानी मित्रता को ठुकराने वाले का देखना भी एक पाप है। अगला प्रश्न है, शाब्दी व्यंजना के प्रकार है। तो शाब्दी व्यंजना के यहाँ पर प्रकार दिए हुए हैं, तो वह है देखो लक्षणामूलक और अभिधामूलक, यह जो है शाब्दी व्यंजना के प्रकार है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्लेटो के निम्नलिखित ग्रंथों में आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से कौन सा ग्रंथ अधिक उपदेय नहीं है। तो प्लेटो के जो निम्नलिखित ग्रंथ है उसमें से आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से कौन से ग्रंथ तो उपादेय नहीं है। तो यहाँ पर जो है फिलेबुस यह ग्रंथ नहीं है। अगला यहाँ पर स्थापना और तर्क का है। अभिकथन पढ़ता हो पहले। तो अभिकथन है, स्त्री संस्कृति में स्त्री पाठ का विश्लेषण आवश्यक है। कारण है क्योंकि स्त्री संस्कृति पितृसत्ताक संस्कृति से भिन्न है। यह बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों सही है, अभिकथन और कारण दोनों सही है। तो आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।